इकोसिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन है जिसके कारण पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट डिज़ाइन होता है, राइट। तो देखते हैं बच्चों, स्ट्रैटिफिकेशन किसे कहा जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट। ये बात हमने पहले भी करी है, आपको याद होगा। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जब आप प्लांट्स को उनके ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स की कैटेगरी में, श्रब्स और हर्ब्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हुए आते हैं। मतलब डिफरेंट स्ट्रैटा होना, अलग अलग लेवल्स होना, अलग अलग स्ट्रैटा होना, इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो किसी भी फॉरेस्ट में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लांट्स का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और इस स्ट्रैटिफिकेशन में अलग अलग प्लांट्स अपनी अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो ट्रीज़ हैं वो सबसे पहली पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, उनके बाद जो श्रब्स हैं वो सेकंड पोजीशन पे आते हैं, और जो हर्ब्स हैं वो सबसे बॉटम लेयर पे आते हैं। क्योंकि हर्ब्स जो है हमारे, ये हर्ब्स बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं, शैडो में ग्रो कर सकते हैं, बुशी होते हैं, दे नीड मोर स्पेस। ट्रीज़ जो होते हैं वो हाइटेड होते हैं, टॉल हाइटेड हैं, और इसीलिए वो ऊपर से सनलाइट को कैप्चर करते हैं। तो कैप्चर कर पाएँ इसलिए उनकी हाइट कैसी है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन में ये अलग अलग लेयर्स हैं, और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ये किसी भी फॉरेस्ट में अगर आप देखने जाएंगे तो इस तरीके से आपको प्लांट्स की पोजीशन मिलेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ योर टॉल ट्री, उसके बाद फिर मीडियम हाइटेड धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, फिर श्रब्स, और उसके बाद हर्ब्स आ जाते हैं, देन ग्रासेस आ जाती हैं, मॉस भी आती है। तो ये वेजिटेशन का एक अरेंजमेंट है किसी भी फॉरेस्ट में। आपको लग रहा होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, नेचर ने ऐसा क्यों किया है, राइट। तो बच्चों ये एक अडेप्टेशन का तरीका है। नेचर अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। ट्रीज़ बड़े हैं, छोटे हैं, इस तरीके से उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब वहाँ पर उस जगह को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, वहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। भाई टॉल ट्रीज़ होंगे तो वहाँ पे रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे। स्मॉल हाइटेड होंगे तो उन प्लांट्स की सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग होगी, शेड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। इंसेक्ट्स जहाँ पे जिन प्लांट्स पे रहेंगे वो प्लांट्स की हाइट अलग होती है। वर्म्स जिन प्लांट्स पे मेजरली ये करते हैं, डिपेंडेंसी शो करते हैं, उनकी हाइट अलग होगी, isn't it? So we have different heighted plants, टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट भी हो सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम क्या रोल प्ले करता है, राइट। तो अगर मैं किसी इकोसिस्टम में एंटर करती हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पे नज़र आएगी वो उसका रेगुलेशन करने का तरीका। कोई भी इकोसिस्टम आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है, वेदर को भी रेगुलेट करने का काम हमारे इन ट्रीज़ का ही है। सो रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे मैं टेम्परेचर रेगुलेशन से बोलती हूँ। रेनफॉल का पैटर्न जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी काफ़ी हद तक इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रीसाइक्लिंग भी काफ़ी हद तक इन्हीं पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप सही मायनों में देखिए बेटा, तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन्हें मेरा इकोसिस्टम रेगुलेट करता है। इकोसिस्टम इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है, इज़न्ट इट। कैसे करता है वो हम साइकिल्स के थ्रू देखेंगे। जब हम मिनरल साइकिल्स पढ़ेंगे, जब हम गैशियस साइकिल्स पढ़ेंगे, तो वो हम थोड़ा धीरे धीरे चैप्टर जैसे प्रोसीड करेंगे, तब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। कोई भी इकोसिस्टम, बायोटिक हों चाहे एबायोटिक रिसोर्सेस हों, मिनरल्स हों, इन सभी को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो ये जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, ये सारे रिसोर्सेस को रेगुलेट करने का काम भी इन्हीं इकोसिस्टम का है, राइट। क्योंकि सॉइल कनेक्टेड है प्लांट से, प्लांट्स कनेक्टेड है एयर से, और उसके बाद फिर चीज़ें रिसाइकल होकर सॉइल में आती हैं। तो ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और एक हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जो हम चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं। तो ए बायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करवाने का काम मेरे इन ट्रीज़ का, इन फॉरेस्ट का ही है, राइट। सो दिस इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझने में। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। अभी मैं आपको ट्रॉफिक लेवल्स क्या है एक बार फिर याद दिला देती हूँ। ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब होता है पोजीशन ऑक्यूपाइड, राइट। देयर इज अ स्पेसिफिक पोजीशन विच इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म।
बाय एन ऑर्गेनिज्म, इसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल किसी एक जगह को ऑक्यूपाई कर रही है ना, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, और वो जिस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, उसे हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। ट्रॉफिक लेवल हर फूड चेन के हिसाब से बदलती है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ट्रॉफिक लेवल्स फिक्स हैं। मैंने अगर ये कह दिया कि सपोज ग्रास को कंज्यूम करने वाला मेरे पास ग्रास हॉपर है, ये ग्रास को कंज्यूम करने वाला ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाला फ्रॉग है, उसको कंज्यूम करने वाला स्नेक है। तो अगर मैं ट्रॉफिक लेवल्स की बात करूं बेटा, तो ट्रॉफिक लेवल्स मुझे कैसे दिखेंगे? ग्रास ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन, ग्रास हॉपर सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड देन फोर्थ पोजीशन। तो क्या बेटा हर बारी फ्रॉग जो है वो थर्ड पोजीशन पे ही आने वाला है? इज इट फिक्स्ड? नो, इट इज़ नॉट। फ्रॉग हमेशा ही थर्ड पोजीशन पे नहीं आएगा बेटा। फ्रॉग की पोजीशन वैरी कर सकती है, फ्रॉग आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ट्रॉफिक लेवल चेंज कर सकता है। सो ट्रॉफिक लेवल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, राइट। क्यों चेंज हो सकती हैं बच्चों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म किसके बाद आ रहा है, कौन से कंज्यूमर के बाद आ रहा है, उस पर डिसाइड करेंगे हम कि उसका ट्रॉफिक लेवल क्या होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट एट ऑल फिक्स्ड, रिमेंबर दैट, राइट। तो ये ऑर्गेनिजम्स की ट्रॉफिक लेवल्स हैं अलग अलग। ये फ्रॉग की पोजीशन चेंज हो सकती है, डिफर कर सकती है जैसे ही आप कोई फूड चेन को चेंज कर लेंगे। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट फंक्शन। जो नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास वो साइकिल्स द मिनरल्स थ्रू बायोस्फीयर। ये मिनरल्स मेरे पास जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का रिसाइकलिंग होता है, कैल्शियम नॉट कैल्शियम, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के बाद अनदर विच इज रिसाइकल्ड इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल होते रहेंगे मेरे इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में कुछ मिनरल्स की रिसाइकलिंग कॉन्टिन्यूस है और हमेशा होती रहेगी। कैसे? वी विल सी दैट। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से मेरा मतलब है कि इनका कनेक्शन होगा किसी एक पर्टिकुलर फूड चेन में, राइट। अभी ये फूड चेन क्या है बच्चों मेरे पास? फूड चेन का मतलब होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करे, राइट। जैसे यहाँ पे ये है मेरे पास ग्रास, ग्रास को कंज्यूम करने वाला है ग्रास हॉपर, से ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाली है फॉक्स। फॉक्स तो बेचारी इतना छोटा नहीं खाएगी, लेट अस चेंज। फॉक्स इतना छोटा डाइट नहीं लेगी। ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाला है फ्रॉग, एंड दिस फ्रॉग मे बी ईटन अप बाय फॉक्स, है ना। हाथ में आ गया, पकड़ में आ गया तो खा भी सकती है। तो ये अगर एक फूड चेन है आपके पास, तो इस फूड चेन से मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना है, ग्रास हॉपर का खाना क्या है बच्चों? ग्रास। फ्रॉग का खाना क्या है? ग्रास हॉपर। फॉक्स का खाना क्या है? फ्रॉग। तो कौन किसका खाना है, इससे मैं क्या देखना चाह रही हूँ? इससे मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाह रही हूँ बेटा कि कौन किसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, एंड नथिंग एल्स। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, दैट्स इट, एंड नथिंग एल्स। मतलब मैं अगर कह दूँ कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग आप ये निकाल लेना बेटा कि जो ग्रास की एनर्जी है, वो ग्रास की एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो रही है? ग्रास हॉपर को। फिर मैं कहूँ कि ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, तो ग्रास हॉपर की एनर्जी किसको मिलेगी बच्चों? फ्रॉग को मिल जाएगी। मैं कह दूँ कि फ्रॉग को फॉक्स खा रही है, तो फ्रॉग की एनर्जी किसको मिल जाएगी? फॉक्स को मिल जाएगी। मतलब मैंने सीधे सीधे शब्दों में सिर्फ एक ही बात तो करी है, और वो क्या? वो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र। तो फूड चेन में आप और कुछ नहीं देख रहे बेटा, फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ एनर्जी। दोनों चीज़ें सही हैं, आप दोनों को सही मान लीजिए। तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव करेगी, ट्रांसफ़र होगी, और ये भी काम किसका है? इकोसिस्टम का है। ये आपको कहाँ दिखेगा? ये सब कुछ आपको इकोसिस्टम में ही दिखने वाला है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन। लेट अस टॉक अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में सबसे मेजर एस्पेक्ट, सबसे मेजर प्रॉपर्टी अगर किसी इकोसिस्टम की कुछ है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी है, राइट। प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब है बेटा कि वो कुछ बना के दे रहा हो आपको। तो क्या नहीं बनाता हमारा इकोसिस्टम कुछ? अरे ऑफ कोर्स बनाता है भाई। फॉरेस्ट ही तो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, हमने बात की थी। फॉरेस्ट
ट्रीज़ जो हैं वही तो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, वो गैस के भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, वो एनर्जी के भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, राइट। मतलब वो स्टार्च भी बनाते हैं और वो स्टार्च फिर हम कंज्यूम करते हैं। हम क्या खाते हैं बेटा, हम वेजिटेरियन डाइट भी अगर लेते हैं तो हमारे शरीर में स्टार्च ही तो एंटर करता है, राइट। हम स्टार्च को ही तो खाते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट आप लेते हैं तो आप फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो फॉरगेट अबाउट नॉन वेजिटेरियन डाइट राइट नाउ। हमने फूड चेन की शुरुआत या ट्रॉफिक लेवल्स की शुरुआत या उनमें ट्रॉफिक लेवल्स में फर्स्ट पोजीशन देना किसको दिया है? प्लांट्स को तो दिया है आपने। क्यों दिया है प्लांट्स को? क्योंकि मेरे प्लांट्स जो है दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, और जो प्रोड्यूसर है वही तो आपको कुछ प्रोड्यूस करके देगा, मतलब उसी के तो कंटेक्स्ट में मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँगी। तो किसी भी इकोसिस्टम में कितना रेट है फोटोसिंथेसिस का, है ना। क्यों फोटोसिंथेसिस बेटा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से मुझे फर्स्ट एनर्जी मिल रही है, दैट इज स्टार्च, इजंट इट। तो किसी भी फूड चेन में अगर फोटोसिंथेसिस होना है, स्टार्च बनना है, तो यही तो प्रोडक्टिविटी हो गई। क्योंकि मेरे इन प्लांट्स को ही तो दूसरे कंज्यूमर्स खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं। तो कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्टार्च बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं, राइट। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से, और इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम में मैं प्रोडक्टिविटी की बात हमेशा करूँगी। आप जब भी इकोसिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, वो अलग बात हो गई बेटा, हमने शुरुआत में कह दिया था कि एक छोटा है, एक बड़ा इकोसिस्टम है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, दैट वाज समथिंग एल्स, है ना। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो मेरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है। जो इकोसिस्टम आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा वही इकोसिस्टम एफिशिएंट कहलाएगा, है ना। क्योंकि एनर्जी का ही तो एक्सचेंज है पूरे यूनिवर्स में। तो अगर कोई इकोसिस्टम एक्टिव है, मतलब वो एक्टिवली एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, इजंट इट, वो एक्टिव प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और उसी से हम डिफाइन करेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी। एक और कंपोनेंट होता है मेरे किसी एक इकोसिस्टम का, विच इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का सीधा सीधा अर्थ समझना बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमें कन्वर्ट करना है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अगर मैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दूंगी तो इसी को मैं कहूँगी डीकम्पोजिशन। क्या ये आप खुद से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसकी मदद से करेंगे आप ये? हम ये पूरी प्रोसेस हमारी ही बॉडी में बनने वाले एंजाइम्स की मदद से कर सकते हैं। कौन सी? डिकम्पोजिशन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल। तो इसे करने के लिए मुझे एंजाइम्स की ज़रूरत है। अब अगर आप वेस्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो जाती है मेरी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। तो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में मुझे कुछ डीकम्पोजर्स की ज़रूरत है, राइट। और वो डीकम्पोजर्स क्या है मेरे पास? मैं लिंक कर रही हूँ अभी उसे एंजाइम से, ज़रा समझते चलिए। डिकम्पोजर्स जो हैं बच्चों मेरे पास, ये डिकम्पोजर्स मेरे पास बैक्टीरिया के फॉर्म में अवेलेबल है ना। मेजर डिकम्पोजर्स यही है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा फंगस अवेलेबल है, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ वर्म्स, है ना, देयर आर फ्यू वर्म्स। ये सब मेरे लिए क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। इन डिकम्पोजर्स को यूज़ करके हम डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं। क्या है डिकम्पोजिशन? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करना है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, और फिर उसे अब्जॉर्ब कर लेना है। इसका आउटकम क्या निकलेगा बेटा? तो इसका आउटकम जो भी नेचर में वेस्ट का अमाउंट है, वेस्ट सब्सटेंसेस का अमाउंट है, उसका कंटेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग राइट। तो डिकम्पोजर्स के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंजाइम्स की मदद से ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, और देन दे डायरेक्टली अब्जॉर्ब इट। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होती है। आप इसे ऐसा ना लें कि हाँ ठीक है डिकम्पोजिशन तो है। नो, डू नॉट टेक इट कैजुअली, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पता है क्यों बेटा? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ना, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम सिंपल में कन्वर्ट करके अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। और आप अब्जॉर्ब कर रहे हो तो यूं ही तो अब्जॉर्ब करके स्टोर नहीं करके रखोगे ना।
आप अब्जॉर्ब क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो बेटा क्योंकि उसे अब्जॉर्ब करने के बाद आप उसे यूटिलाइज करने वाले हो, और जब आप उसे यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में सब्सटेंसेस को बिल्डअप करने में मदद करेगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट करने के मेरे पास दो बेनिफिट्स हैं। एक तो जो चीज़ वेस्ट हो रही थी मैंने उसे यूटिलाइज कर लिया अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। दूसरा, मैंने उसके माध्यम से जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट था मेरे पास उसको रिड्यूस कर दिया, उसको कम कर दिया। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन, राइट? यू नीड टू रिमेंबर दैट. So that is also one of the component. Energy flow we already discussed, nutrient cycle we discussed introduction, उसके बाद हम उसके डिटेल्स बाद में चैप्टर के एंड में हमें वही पढ़ना है कि न्यूट्रिएंट्स को कोई भी इकोसिस्टम रिसाइकल कैसे करता है, राइट? सो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ये एक पूरा लेआउट दिया हुआ है इन सारे कंपोनेंट्स का। तो इन सारे कंपोनेंट्स में अगर आप देखें तो कौन से एबायोटिक है, कौन से बायोटिक है। सो प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर मेरे पास कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, है ना। ऑल दीज आर माय बायोटिक कंपोनेंट्स। इन सभी को मैं क्या बोलूँगी? बायोटिक। हमने पहले बात की है बेटा, तो अब हम और ज़्यादा इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे। बायोटिक मैंने आपको बताया था दैट दे आर लिविंग कंपोनेंट्स। ए बायोटिक के बारे में मैं बात करूँ तो ए बायोटिक जो है वो नॉन लिविंग है, जैसे रिवर है ना, सॉइल है, रिवर, टेम्परेचर एक पर्टिकुलर, ये सब ए बायोटिक मटेरियल या ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। फिशेज आर बायोटिक, वाटर ए बायोटिक हो गया, अर्थवर्म बायोटिक, सॉइल ए बायोटिक हो गया, और सन जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर माय पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो ये अगर कोई भी इकोसिस्टम आपके सामने है तो इसमें बायोटिक ए बायोटिक कॉम्पोनेंट आपको इजीली आइडेंटिफाई करते आएंगे। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट।